तो चलिए आज चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण किसान आंदोलन पर। ये कुछ आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे। नील विद्रोह हो, रंगपुर ढिंग हो, कोल विद्रोह हो, मालाबार हो, मम्पिला विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, फिर दक्कन विद्रोह, मुंडा उल गुनान, पागलपंथी, फराजी और तेभागा आंदोलन। मैंने कोशिश की है कि इनको किसी अरेंजमेंट में करूं ईयर वाइज, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर अगर चेंजेस आ गए हों तो उसके लिए आप खुद से इसको तैयार कर लीजिएगा, मतलब अरेंज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक आंदोलन पर डिस्कस करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं नील विद्रोह की। 1859 से 60 के बीच में हुआ था। 1959 की इसे ठीक कर लीजिएगा। 1859 की शरद ऋतु में बंगाल में नील उत्पादकों का विद्रोह भड़क उठा था। इसे नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह एक और नील बागान मालिकों के विरुद्ध निर्देशित था, दूसरी ओर यह जमींदारों के विरुद्ध लगान की हड़ताल में बदल गया था। इस नील विद्रोह ने एक राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया और भारतीय जनता के मध्य ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया था। इसके बाद में रंगपुर ढिंग, तो रंगपुर विद्रोह बंगाल में हुआ था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध प्रथम कठोर किसान विद्रोह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार इस नाम से प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम कठोर किसान विद्रोह किसे कहते हैं? तो रंगपुर ढिंग किसान आंदोलन को कहते हैं। कहाँ पर हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था। तो 1765 में अंग्रेज़ों को दीवानी के अधिकार एवं 1767 में 5 वर्षीय बंदोबस्त के कारण किसानों का शोषण किया गया था। यूरोपीय संग्राहकों तथा भारतीय इजारदारों, जिन्हें राजस्व किसान के रूप में कह सकते हैं, ने मिलकर किसानों से पैसे उगाने का कार्य किया था। विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू सहित एक विस्तृत क्षेत्र में फैल गया था। 2 वर्ष के कड़े संघर्ष के बाद वे अंग्रेज़ों के आधुनिक हथियारों से पराजित हो गए थे। कोल विद्रोह 1832। छोटा नागपुर के कोल आदिवासी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों द्वारा शोषण से परेशान थे। कोल एवं अन्य जनजातियों ने अपने प्रमुखों के अधीन स्वतंत्रता का आनंद लिया, किंतु ब्रिटिश शक्ति के प्रवेश ने उनके स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया था। जनजातीय भूमि को सौंपने एवं साहूकारों, व्यापारियों तथा ब्रिटिश कानूनों के अतिक्रमण ने इस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न कर दिया। विद्रोह के नेता थे बुद्धा भगत, जोआ भगत, मदारा महतो और अन्य। तो ये 3 नाम ज़रूर पूछे जाते हैं, इनको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। विशेष रूप से बुद्धा भगत का नाम ज़्यादा चलन में है, वही लीडर भी थे इनके। इसके बाद में मालाबार में मप्पिला विद्रोह, जो 1841 से 1920 तक बहुत लंबा समय तक चला था। मप्पिला या मोपला नामक मलयाली भाषी मुसलमानों को दिया जाता है, जो उत्तरी केरल के मालाबार तट में निवासी करते थे। विद्रोह का प्रारंभ मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन एवं जमींदारों, जो मुख्य रूप से हिंदू थे, दोनों के विरुद्ध एक प्रतिरोध के रूप में हुआ। विद्रोह हिंदू मुस्लिम दंगों के जाल में फंस गया। इस अवधि के दौरान मुसलमानों के लिए स्वतंत्रता की पूर्ति के लिए खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान भी चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन इन्हीं की स्वतंत्रता की पूर्ति के लिए चलाया गया था। मोपला विद्रोह के बारे में और पढ़ने के लिए आप इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855, यह वर्तमान झारखंड में एक स्थानीय विद्रोह था। यह क्रांति न केवल ब्रिटिश राज के विरुद्ध थी, बल्कि जमींदारों के विरुद्ध भी थी। करों एवं ऋणों का भुगतान कर पाने में विफलता के कारण संथालों को उनकी ही भूमि से बेदखल कर दिया गया था। इस विद्रोह की योजना 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने बनाई थी। विद्रोह को दबा दिया गया और अन्य विद्रोहों द्वारा इसके प्रभाव को कम कर दिया गया। इसके बाद दक्कन का विद्रोह, रैयतवारी बंदोबस्त बॉम्बे दक्कन क्षेत्र में प्रारंभ की गई। राजस्व प्रणाली थी। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र के रैयतों को रैयतवारी प्रणाली के तहत भारी कराधान का सामना करना पड़ा। किसानों ने स्वयं को साहूकारों के दुष्चक्र में फंसा पाया, जो इस व्यवस्था के शोषक तथा मुख्य लाभार्थी थे। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद कपास की कीमतों में गिरावट, 1867 में भू राजस्व में 50% की वृद्धि करने के सरकार के निर्णय एवं खराब फसल की पुनरावृत्ति के कारण स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो गई। इस विद्रोह में साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार भी शामिल था। इसके बाद होता है आंदोलन मुंडा उल गुलान का। रांची में इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ये नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। उल गुलान, जिसे ग्रेट तुमल्ट कहा जाता है, ने मुंडा राज और स्वतंत्रता को अनिश्चित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों के भूमि अनुबंध आदिवासी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे थे। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम
1908 अधिनियमित किया। पारंपरिक पात्रों तथा भाषा का प्रयोग लोगों को जागृत करने हेतु किया जाता था। उन्हें रावण, डिकू, बाहरी लोगों और ब्रिटिश सरकार को ध्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसके बाद में एक पागलपंथी विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व करम शाह ने किया था। यह पागलपंथी नामक धार्मिक बिच्छुओं द्वारा मार्गदर्शित था। प्रारंभिक चरण में इसे जमींदारों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था तथा बाद में इसने एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। करम शाह ने सिखाया कि ईश्वर ने मानव जाति को निर्मित किया है, अतः वे सभी समान हैं और एक दूसरे के भाई हैं। इसलिए करीम शाह के जो अनुयायी थे वो एक दूसरे को भाई साहब कहकर संबोधित करते थे। इन लोगों का जो रहन सहन का व्यवहार था वो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को असामान्य लगता था, विचित्र प्रतीत होता था। इस प्रकार मैदानी लोगों द्वारा भाई साहबों को पागल या पागल टोपी वाला कहा जाने लगा था। इसलिए इनके जो आंदोलन था उसको पागलपंथी नाम भी दिया गया था। फराज विद्रोह, यह विद्रोह हाजी शरीयतुल्लाह तथा उनके पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। शरीयतुल्लाह ने बंगाल के मुसलमानों को इस्लाम के सच्चे रास्ते पर लाने की कसम खाई थी। हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल में ब्रिटिश शासन को मुसलमानों के धार्मिक जीवन के लिए हानिकारक माना, इसलिए वह बंगाल से अंग्रेजी घुसपैठियों को खदेड़ना चाहते थे। अब आता है तेभागा आंदोलन 1946 से 47 पर, जब भारत आज़ाद ही हो रहा था। तेभागा आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल प्रांतीय कृषक सभा के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया था। तेभागा आंदोलन बटाईदारों का आंदोलन था जो अपने लिए भूमि से उपज के 2/3 भाग एवं जमींदारों के लिए 1/3 भाग, इसलिए शब्द तेभागा आप समझ पा रहे हैं, 1/3, 2/3, इस प्रकार से जो तिहाई शब्द आ रहा है इसी वजह से इसको तेभागा नाम दिया गया, की मांग कर रहे थे। विरोध करने वाले काश्तकारों ने अपने एजेंडे में एक नया नारा जोड़ा, जमींदारी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन। बंगाल के विभाजन तथा नई सरकार के वादों के कारण आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ा। इसके बाद में तेलंगाना आंदोलन, यह आधुनिक भारतीय इतिहास का सर्वाधिक वृहद किसान गुरिल्ला युद्ध था जिसने 3000 गांवों तक 30 लाख की आबादी को प्रभावित किया था। असजाही निजामों के अधीन हैदराबाद की रियासत को नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी, बलात् शोषण इत्यादि जैसे मुद्दों से अवलक्षित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी रियासत का निरंकुश सामंती शासन हिल गया था। इस आंदोलन ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन एवं इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के एक अन्य उद्देश्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इसी आंदोलन की बाद में ही तेलंगाना राज्य भी बन सका, जिस तेलंगाना के बनने के पीछे भी इसी आंदोलन का एक मुख्य हाथ भी रहा था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन जो भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वाधिक देखने को मिलते हैं और उनको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग घर पर रहते हुए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।